नमस्ते साथियों, मैं प्रेम सिंह लक्ष्य यूट्यूब क्लास पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ है, शिक्षा का संकुचित अर्थ है। कई रूपों में हमने पढ़ा। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं। देखिए, जो शिक्षा जो है, शिक्षा शब्द है, उस शिक्षा शब्द को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। शिक्षा शब्द को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम देखते हैं तो एजुकेशन शब्द के बारे में दो मत हैं। एजुकेशन शब्द के बारे में जो दो मत हैं, उन दो मतों में देखिए, पहला है वो है एजुकेशन, मान के चलिए एजुकेशन। पहला जो मत है वो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला जो शब्द लिया जाता है वो ई, पहला लिया जाता है ई, दूसरा है ड्यूको। ड्यूको, ई का अर्थ है अंदर से, ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। ई का अर्थ है अंदर से, ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। एजुकेशन शब्द में ई का अर्थ अंदर से, दूसरा ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। दूसरे मत के अनुसार अगर हम देखें तो यह जो शब्द है वो लैटिन भाषा के दो रूपों में है। देखिए, एक तो एडुकेयर, दूसरा है एडुसियर। पहला एडुकेयर, दूसरा एडुसियर। एडुकेयर जो है का अर्थ है आगे जाना, आगे बढ़ाना या गति देना। दूसरा एडुसियर है। एडुसियर का अर्थ है बाहर निकालना, अंदर से बाहर, बाह्य स्वरूप निर्धारित करना। यानी हम कह सकते हैं इसको और इन दोनों को मिला करके हम एक अर्थ देने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन का वास्तविक अर्थ है। एजुकेशन शब्द हम पहले तो यहां देखेंगे, एजुकेशन शब्द है वो दो शब्दों के मिलकर ई और ड्यूको। ई का अर्थ है अंदर से, ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना, और एजुकेशन है वो जो शब्द है। दूसरा मत अगर हम देखें तो ये लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा के एजुकेयर या एजुसियर से मिलकर के बना है, जिनका अर्थ, अब इनका एडुकेयर, एडुसियर, ई और ड्यूको, इन सभी का अगर एक सामान्य मत देखें तो इनका अर्थ है अंदर से बाहर निकालना। अंदर से बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना, ये क्या है? शिक्षा। इसी तरीके से स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि प्राणी की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, उन अंतर्निहित शक्तियों को बाहर प्रदर्शित करना ही शिक्षा है। क्यों? क्योंकि हमने इस अर्थ को देखा कि ई अंदर से, ड्यूको का अर्थ बाहर निकालना। हमारे जो अंदर छिपी हुई अंतर्निहित जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को बाहर निकालना ही शिक्षा है, ऐसा मानते हैं स्वामी विवेकानंद। ये इसका एक सामान्य अर्थ हो गया। अब शिक्षा को हमने सामान्य अर्थ में पढ़ा, संकुचित अर्थ में पढ़ा, व्यापक अर्थ में पढ़ा, वास्तविक अर्थ में पढ़ा। उसके बाद शिक्षा को हमने अंग्रेजी में एजुकेशन कहा। अंग्रेजी में एजुकेशन जो शब्द है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के एजुकेयर या एजुसियर से हुई है, जिसका अर्थ है बाहर निकालना। उसी के मत में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कई बार ये परिभाषाएं आ जाती हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कि प्राणी में
प्राणी में छिपी हुई अंतर्निहित शक्तियों को बाहर प्रदर्शित करना ही शिक्षा है। प्राणी में छिपी हुई अंतर्निहित शक्तियों को बाहर प्रदर्शित करना ही शिक्षा है। उसके बाद दूसरी परिभाषा हम इसमें देखते हैं महात्मा गांधी के अनुसार। महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा प्राणी के मन, आत्मा एवं शरीर का सर्वांगीण विकास है। पहली किसकी है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि प्राणी के अंतर्निहित विचारों को बाहर प्रदर्शित करना ही शिक्षा है, जबकि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा प्राणी के मन, आत्मा और शरीर, इन तीनों का क्या है? सर्वांगीण विकास होना ही, सर्वांगीण यानी पूर्ण रूप से इसका विकास होना ही शिक्षा है। उसके बाद में डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं शिक्षा मानव समाज के, मनुष्य समाज या मानव समाज के निर्माण में सहायक है, मनुष्य समाज के निर्माण में सहायक है, अन्यथा यह अपूर्ण है, अन्यथा यह अपूर्ण है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा मनुष्य समाज के निर्माण में सहायक है, अन्यथा इसका कोई औचित्य नहीं है। उसके बाद में प्लेटो कहते हैं के अनुसार शिक्षा बालक के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। जैसे शिक्षा है बालक का कौन सा विकास? शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा बौद्धिक। अगर ये तीनों विकास होंगे तो मान करके चलिए कि इनमें लगभग पूरा का पूरा सर्वांगीण विकास होगा। शरीर सही होगा, उसका मानसिक मस्तिष्क सही होगा, उसकी बुद्धि सही होगी। अगर इन तीनों का विकास होगा वही क्या है? एक सही शिक्षा है। इसके बाद में अरस्तु कहते हैं, अरस्तु के अनुसार, अरस्तु कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। दोस्तों आसान आसान सी परिभाषाएं हैं, एक बार सही मन लगा करके पढ़ोगे तो पूर्ण रूप से याद हो जाएंगी। उसके बाद में जॉन लॉक के अनुसार, कई बार पूछ लिया जाता है इन परिभाषाओं में से, जॉन लॉक के अनुसार, जॉन लॉक के अनुसार जिस प्रकार से पौधे का विकास, जिस प्रकार से पौधे का विकास कृषि से होता है, उसी प्रकार बालक का विकास शिक्षा से होता है। देखिए दोस्तों, एक बार समझते हैं हम पुनः। स्वामी विवेकानंद के अनुसार, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि प्राणी की अंतर्निहित शक्तियां हैं, उनको बाहर प्रदर्शित करना ही
शिक्षा है। हमारे अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं उनको बाहर प्रदर्शित करना क्या है? शिक्षा है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा प्राणी में मन, आत्मा एवं शरीर का सर्वांगीण विकास है। हमारे शरीर के में जो मन है, हमारी आत्मा है, हमारा जो शरीर है, उसका सर्वांगीण विकास होना ही शिक्षा है। डॉक्टर राधा कृष्ण जी कहते हैं कि शिक्षा मानव समाज के निर्माण में सहायक है, अन्यथा यह अपूर्ण है। ये कहते हैं कि अगर मनुष्य समाज के निर्माण में ही अगर कुछ सहायता करती है तो वो एक उचित शिक्षा है, अन्यथा इसका कोई औचित्य नहीं है। उसके बाद में प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा बालक के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। यानी बालक के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया है, उसे ही शिक्षा कहते हैं प्लेटो के अनुसार। और अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है अरस्तु के अनुसार। उसी प्रकार से कई बार अगर पूछ लेता है कि ऐसे कौन से विद्वान थे जिन्होंने कृषि से संबंधित बालक को जोड़ करके परिभाषा दी, तो वो जो विद्वान थे वो जॉन लॉक थे। जॉन लॉक का मानना था कि जिस प्रकार से एक पौधा होता है, उस पौधे को खेत में लगाया जाता है, सींचा जाता है, पानी दिया जाता है, फिर धीरे धीरे वह अपनी वृद्धि करता है, तो उसी प्रकार से एक बालक को शिक्षा दी जाती है। जिस प्रकार से पौधे का ख्याल रखा जाता है, उसको एक बड़ा आकार दिया जाता है, उसी प्रकार से बालक को धीरे धीरे एक बड़ा आकार देने की कोशिश की जाती है। तो जॉन लॉक के अनुसार जिस प्रकार से पौधे का विकास कृषि से होता है, उसी प्रकार से बालक का विकास शिक्षा से होता है। उसके बाद में रूसो ने कहा है शिक्षा से संबंध में कि जीवन ही शिक्षा है, जीवन ही शिक्षा है। रूसो ने कहा है कि हमारा जो जीवन है वो ही शिक्षा है। उसके बाद में जॉन डेवी ने कहा है, जॉन डेवी ने कहा है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली क्रिया है। शिक्षा आजीवन चलने वाली क्रिया है। जॉन डेवी कहते हैं कि शिक्षा आजीवन चलने वाली क्रिया है। उसके बाद में जॉन एडम्स आते हैं। जॉन एडम्स, इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जॉन एडम्स कहते हैं कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। अब द्विध्रुवीय प्रक्रिया क्या है? द्विमुखी या द्विध्रुवीय, यानी दो ध्रुव हैं शिक्षा के। अब द्विध्रुवीय प्रक्रिया कौन सी है? ये मानता है कि शिक्षा के दो स्तंभ हैं, दो ही ध्रुव हैं। और ये बात दोस्तों प्राचीन समय की है। किसकी? प्राचीन समय, यानी मैं ये कहूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 1986 जब लागू नहीं हुई थी, उससे पहले की जो प्रणाली थी उसमें शिक्षा के दो ध्रुव माने जाते थे। एक तो माना जाता था शिक्षक और दूसरा होता था छात्र। अब ये प्राचीन समय में जो दो ध्रुव माने जाते थे शिक्षा के, ऐसा मानते हैं जॉन एडम्स। पहला शिक्षक है, दूसरा छात्र है, जिसमें सर्वोच्च स्थान जो रखा जाता था, जो सर्वोच्च स्थान रखा जाता था वो शिक्षक का होता था। जैसा शिक्षक चाहता था वैसा ही बच्चे को करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में दोस्तों इसका अलग है, क्योंकि इसमें ध्रुव दो की जगह तीन हो गए। वो दूसरी जो परिभाषा देता है वो जॉन डेवी देता है। जॉन डेवी का मानना है कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा के कितने ध्रुव हैं? शिक्षा के तीन ध्रुव हैं। तीन ध्रुव कौन से हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? पहला शिक्षक है, पहला ध्रुव शिक्षक है, दूसरा छात्र है, और तीसरा जो है वो पाठ्यक्रम है। तीसरा क्या है? पाठ्यक्रम। तीन ध्रुव हैं शिक्षा के। पहले दो ध्रुव थे। जॉन एडम्स ने माना था कि शिक्षा के दो ध्रुव हैं, एक शिक्षक है और दूसरा छात्र है। लेकिन जॉन डेवी ने माना कि दो नहीं, तीन ध्रुव हैं। और तीन ध्रुव में पहला है शिक्षक, दूसरा है छात्र, ये तो थे ही, लेकिन तीसरा इसने जोड़ दिया कि पाठ्यक्रम। अब ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। पहले क्या होता था कि जैसा शिक्षक चाहता था वैसा ही बच्चे को करना पड़ता था, लेकिन वर्तमान में इसका पूरा का पूरा विपरीत है दोस्तों। अब वर्तमान में
जैसा छात्र चाहता है वैसा शिक्षक को करवाना पड़ता है। इसीलिए तो हम कई बार टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आते हैं कि एक बालक कक्षा में पीछे की बेंच पे बैठा और सो गया, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अब साइकोलॉजी कहती है कि उसे सोया रहने दें, और तब तक सोया रहने दें जब तक उसको, अगर खुद नहीं उठता, वो खुद नहीं जागता, और जब खुद जागेगा तो ही उससे सोने का कारण पूछिए कि क्यों सोया था। अब ऐसी शिक्षा, अब वर्तमान का जो आधार स्तंभ है, केंद्र बिंदु है, वो छात्र है, ना तो पाठ्यक्रम है और ना शिक्षक है। ऐसा मानने वाले जॉन डेवी थे। तो शिक्षा कितने ध्रुवीय है? शिक्षा त्रिध्रुवीय है। ये परिभाषा है। रूसो कहता है कि जीवन ही शिक्षा है। जॉन डेवी कहता है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली क्रिया है। जॉन एडम्स कहता है कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसके दो ध्रुव हैं, एक शिक्षक है और एक छात्र है। इसके बाद में जॉन डेवी कहता है कि शिक्षा द्विध्रुवीय नहीं, शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तीन ध्रुव है, एक शिक्षक है, एक छात्र है, और तीसरा ध्रुव जो पाठ्यक्रम है, जिसका केंद्र बिंदु वर्तमान में माना जाता है, वो छात्र को माना जाता है। तो दोस्तों, हमने एक सबसे पहले मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन किया, मनोविज्ञान के बाद में हमने शिक्षा के बारे में अध्ययन किया। अब हमें दो चीजों के अर्थों के बारे में जानने लगे। मनोविज्ञान का अर्थ हम जानने लगे, शिक्षा का अर्थ जानने लगे। अब हमारे पास यहाँ पे पूर्ण विषय जो बनता है वो बनता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। अब दोस्तों, हमने इन दोनों शब्दं के बारे में जाना, शिक्षा के बारे में भी जाना और मनोविज्ञान के बारे में भी जाना। अब शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है, दोनों को अगर हम जोड़ करके पढ़ते हैं तो दोनों को हम जोड़ करके पढ़ते हैं तो देखिए दोस्तों, जिसमें शिक्षा का अर्थ है हमारे सामने, शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का अर्थ हमने पढ़ा वास्तविक अर्थ, प्रकाशित करने वाली क्रिया, या फिर हम कहेंगे परिमार्जन, परिमार्जन करने की क्रिया। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, परिमार्जन करने की क्रिया, या फिर मैं यहां लिखूं कि प्रकाशित करने की क्रिया, प्रकाशित करने की क्रिया। और मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? शिक्षा का अर्थ है प्रकाशित करने की क्रिया या परिमार्जन करने की क्रिया, और मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। ये दो चीजें हमारे सामने निकल करके आई। शिक्षा में तो निकल करके आई कि शिक्षा वो है जो परिमार्जन करती है, जो प्रकाशित करने का काम करती है, और मनोविज्ञान का अर्थ हमारे सामने निकल करके जो आया वो आया व्यवहार का अध्ययन, कि प्राणी का जो व्यवहार है उस व्यवहार के अध्ययन को हम मनोविज्ञान कहते हैं। दो चीजें हमने पढ़ ली। अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या बनता है? देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन। अब हमारे सामने जो अर्थ निकल करके आया, जो एक सही रूप लेकर के आया, वो ये लेकर के आया कि व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन। अब हमारे सामने जो शिक्षा मनोविज्ञान स्वरूप का अर्थ, अब हम इसे ही कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। अब पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, क्योंकि शिक्षा को पहले हमने अलग पढ़ा, मनोविज्ञान को अलग पढ़ा। अब हमारे सामने शिक्षा मनोविज्ञान आया, तो शिक्षा मनोविज्ञान में हम कह सकते हैं कि व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन, ये हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। अब हमारे पास शिक्षा मनोविज्ञान में हमने दोनों अर्थों को अलग अलग पढ़ा, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ हमने पढ़ा परिमार्जन करने की क्रिया या प्रकाशित करने की क्रिया, और मनोविज्ञान का अर्थ हमने पढ़ा व्यवहार का अध्ययन। तो यानी व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान को हम आगे पढ़ेंगे तो इसके जनक के बारे में पढ़ते हैं। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक है वो थोर्नडाइक को माना जाता है,
कि सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक था, उससे पहले कुछ एक अवधारणाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे स्किनर के अनुसार, स्किनर कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है जिसका संबंध सीखने और सिखाने से है, जो कि एक अध्यापक को ज्ञान प्रदान करता है, ऐसा स्किनर मानते हैं। जबकि क्रो एंड क्रो मानते हैं, स्किनर के अनुसार, स्किनर के बाद क्रो एंड क्रो कहते हैं, क्रो एंड क्रो, कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से मृत्यु तक सीखने की प्रक्रिया है, कि बालक ने जन्म से लेकर के अंतिम जो अवस्था थी उस अवस्था में उसका विकास किस किस दृष्टि से हुआ, वो सारी की सारी सीखने की प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। उसके बाद में कोलसैनिक कहता है, कोलसैनिक के अनुसार कि शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगों एवं सिद्धांतों का, शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगों एवं सिद्धांतों का उपयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। उसके बाद में स्टीफन एम कोरे कहता है, स्टीफन एम कोरे, ये कुछ एक परिभाषाएं हैं जो कि कई बार अक्सर एग्जामों में पूछी जाती हैं। स्टीफन एम कोरे कहता है शैक्षणिक विकास का कर्मिक अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है। देखिए, स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है जिसका संबंध सीखने और सिखाने से है, जो कि एक अध्यापक को ज्ञान प्रदान करता है। उसके बाद में क्रो एंड क्रो, कितने शब्द हैं, 2 शब्द हैं, क्रो एंड क्रो। और क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि जन्म से मृत्यु तक, यानी प्राणी का जो जन्म हुआ उस जन्म से लेकर के मृत्यु तक सीखने की प्रक्रिया है। उसके बाद में कोलसैनिक क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान, हमारे जो मनोविज्ञान में प्रयोग और जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों का सही स्वरूप ही शिक्षा मनोविज्ञान है। उसके बाद में स्टीफन एम कोरे, यहां कोरे से याद कीजिए, कर्मिक अध्ययन क्या है, कर्मिक अध्ययन, शैक्षणिक विकास का कर्मिक अध्ययन, यानी हम लगातार जो अध्ययन करते हैं वही हमारा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। ये कुछ एक अवधारणाएं हैं मनोवैज्ञानिकों के संबंध में। ये जो परिभाषाओं का रूप ले लेती हैं। परिभाषाएं क्या होती हैं, जो मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार दिए वो विचार परिभाषाओं का रूप ले लेते हैं, और इन्हीं परिभाषाओं में से अक्सर एग्जाम में 1-2 परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। अब हमारे पास यहाँ पे एक जो विषय बनता है, मनोविज्ञान की वर्तमान में जो 30 शाखाएं प्रचलित हैं, उन 30 शाखाओं में एक जो विषय हमारे सामने उभर करके आता है वो आता है शिक्षा मनोविज्ञान। और उस शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, यानी सबसे पहले हमने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा, मनोविज्ञान के बाद में शिक्षा के बारे में, अब हमें इन दोनों को जोड़ करके हमने पढ़ा शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान क्या, कि शिक्षा का अर्थ तो क्या है, परिमार्जन करने की क्रिया, यानी बालक को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाना। और मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन करना। अब व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब शिक्षा, हर एक जो हमने पढ़े अभी तक उनके जनक हैं, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति या इसको आगे बढ़ाने का जो कार्य जिसने किया वो पढ़ते हैं हम। वो जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने क्या किया, थॉर्नडाइक की एक घटना है 1900 ईस्वी में, ये इस विषय को दर्जा मिलता है। 1900 ईस्वी में की एक घटना है कि थॉर्नडाइक जो थे, थॉर्नडाइक एक शिक्षक के रूप में, उसके पास 2 बच्चे थे। यानी एक तो मैं कहूं कि एफ यानी फार्मर, किसान का बेटा था,
दूसरा एस यानी सर्विस क्लास का बेटा था। अब इसके पास दो स्टूडेंट आते हैं, एक फार्मर यानी किसान का बेटा, दूसरा सर्विस क्लास का बेटा। अब यहां जो एफ किसान का बेटा, इन्होंने सोचा कि ये जो किसान का बेटा है, इस किसान के बेटे को किसान इतना जानकार नहीं है, इतना समझदार नहीं है, ताकि इसको जो कुछ पढ़ा दिया जाए, जो कुछ समझा दिया जाए, इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं रखेंगे। जबकि दूसरा सर्विस क्लास वाला है, वो सब कुछ जानता है, और जब सब कुछ जानता है तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। तो जब इन्होंने ऐसा किया, सर्विस क्लास वाले पे ज्यादा ध्यान दिया और किसान वाले पे कम ध्यान दिया, तो रिजल्ट यह आया कि फार्मर यानी जो किसान का जो बेटा था उसके तो यानी 55% मार्क्स आए और उस क्लास में, और जो सर्विस क्लास का जो बेटा था उसके 50% मार्क आए। अब उसने उसी दिन ठानी, उसने इसी घटना से प्रभावित होकर के उसने उसी दिन ये विचार आया उसके मस्तिष्क में कि इस बच्चे के साथ जो गलत हुआ है वो भविष्य में किसी दूसरे बच्चे के साथ गलत ना हो। तब उसने इस घटना से प्रभावित होकर के, क्योंकि इस बच्चे के ऊपर अगर और ध्यान दिया जाता, जितना ध्यान सर्विस क्लास के बच्चे पे दिया गया उतना ध्यान अगर इस फार्मर के बेटे के ऊपर दिया जाता तो यह शायद फर्स्ट डिवीजन से पास होता, यानी इसके 60% मार्क से आते। ये घटना थोर्नडाइक के साथ घटी। अब इसी घटना से प्रभावित होकर के थोर्नडाइक ने 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान की स्थापना कर दी थी, और 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान की स्थापना होती है, शिक्षा मनोविज्ञान की स्थापना होती है। और उसी समय 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान की स्थापना करने वाले जब थोर्नडाइक थे, तो थोर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक थे, थोर्नडाइक अमेरिका के निवासी थे, और थोर्नडाइक जो प्रभावित हुए वो एक एमिल नाम की पुस्तक थी, और एमिल जो पुस्तक थी वो रूसो के द्वारा रचित थी। इसी रूसो की पुस्तक एमिल से थोर्नडाइक प्रभावित हुए, और इनके विचारों का प्रभाव थोर्नडाइक के ऊपर आया, और थोर्नडाइक ने इनके विचारों को अपनाया, जो कि आज भी शिक्षा के स्तर में लागू होते हैं। एमिल नामक जो पुस्तक थी, उस पुस्तक में 3 बातें दोस्तों आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज भी देखने को मिलती है। रूसो मानते थे कि जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो शिक्षा है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा है, वो बालक और बालिकाओं को साथ में दी जानी चाहिए, बालक और बालिकाओं को साथ में दी जानी चाहिए। जबकि जो माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा है, वो अलग अलग दी जानी चाहिए, और बाकी स्नातक की जो शिक्षा है उस शिक्षा में वापस उनको एक कर देना चाहिए, दोनों को साथ साथ में शिक्षा दी जाए। अब क्या पहली बात तो इनकी ये थी कि जिसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की शिक्षा बालक बालिकाओं को एक साथ दी जानी चाहिए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अलग अलग दी जानी चाहिए, स्नातक की शिक्षा में फिर दोनों को एक साथ कर देना चाहिए। पहला विचार इनका ये था दोस्तों, जो कि आज भी लागू होता है। दूसरा विचार एमिल नामक पुस्तक में ही मिलता है इसका दूसरा विचार, और जो दूसरा विचार है उस विचार में इन्होंने कहा था कि बालक एक पुस्तक के समान है, बालक एक पुस्तक के समान है, जिसे आद्योपांत पढ़ना चाहिए, जिसे आद्योपांत पढ़ना चाहिए। इन्होंने कहा कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसे आद्योपांत पढ़ना चाहिए। आद्योपांत का अर्थ है दोस्तों, यानी शुरू से लेकर के अंत तक। आद्योपांत का अर्थ है शुरू से लेकर के, शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक इसको पढ़ना चाहिए। यानी हम मार्केट से कोई पुस्तक लेकर के आते हैं और एक अच्छी से अच्छी पुस्तक लेकर के आ गए और उसको हमने रख दिया, उस पुस्तक को हमने उसका पहला पेज नहीं पढ़ा, पूरी की पूरी ला करके रख दी, और उसी लेकर के हमने रखी, और उसी के भरोसे हम एग्जाम देने चले गए। क्या हमें सफलता मिल जाएगी? नहीं दोस्तों। तो उसको हमें पढ़ना होगा, चाहे हम सस्ती पुस्तक लेकर के आ जाएं, इतनी बड़ी भी ना लेकर के आए, तो हमें उस पुस्तक के सहारे कहीं ना कहीं निश्चित सफलता मिलेगी। तो आद्योपांत उसी के अनुसार इन्होंने कहा कि जो बालक है वो किसके समान है? उस पुस्तक के समान है, उसे शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ना चाहिए। ये एमिल में दूसरा विचार था।
लेकिन इनका एक तीसरा विचार भी था जिनका प्रभाव थोर्नडाइक के ऊपर पड़ा था। तीसरा इनका जो कार्य था, तीसरा इसका रूप था, वो था कि बालक और बालिकाओं को, बालक को जो शिक्षा है, बालक को शिक्षा घर से 4 दीवारी के बाहर की शिक्षा दी जानी चाहिए। बालक को शिक्षा 4 दीवारी के बाहर की शिक्षा दी जानी चाहिए, जबकि बालिकाओं को 4 दीवारी के अंदर की शिक्षा दी जानी चाहिए। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? बहुत कम सहमत है। क्यों दोस्तों? यही बात है, यही हमारी समस्या है कि हम सही बात को सही तरीके से, सही ढंग से नहीं समझते हैं। यहां इस अर्थ को समझिए, यहां यह बात कही गई है कि बालक को 4 दीवारी के बाहर की शिक्षा, 4 दीवारी के बाहर की शिक्षा से क्या मतलब है? 4 दीवारी से बाहर की शिक्षा से मतलब है कि अगर इस बालक को बाहर भेजा जाएगा, बाहर एजुकेशन दी जाएगी ताकि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उसको बाहर व्यवसाय संबंधी शिक्षा। और बालिकाओं को 4 दीवारी के अंदर, ये नहीं कि बालिकाओं को घर के अंदर ही अंदर रखना है। उन्होंने कहा कि घर के कार्य, जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों में भी वो एक्सपर्ट होने चाहिए। घर के जितने भी कार्य, जितनी भी हमारी संस्कृति, उनका हमारा समाज का स्वरूप है, उनमें भी वो एक्सपर्ट होने चाहिए। तभी इस बात को भी हम आज फॉलो करते हैं। तो ये 3 विचार जो थे रूसो के इस एमिल नामक पुस्तक में, उनका प्रभाव थोर्नडाइक पे पड़ा और थोर्नडाइक ने 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान की स्थापना कर दी थी। और यही विषय 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी के बाद 1920 की हम चर्चाएं करें, 1920 में यह एक पूर्ण रूप से एक अलग से, एक अपने अलग ही अस्तित्व में फैल गया था। 1920 ईस्वी में भारत में भी इसकी अहम भूमिकाएं रही। इसके बाद हम बात करते हैं जॉन डेवी की। जॉन डेवी भी एक अच्छे शिक्षाविद हुए और जॉन डेवी ने भी 1900 ईस्वी में दोस्तों टीटी कॉलेजों की स्थापना कर दी थी। जॉन डेवी के प्रयासों से, जॉन डेवी के प्रयासों से 1900 ईस्वी में टीटी यानी टीटी कॉलेज कौन से? टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों की शुरुआत हो गई थी। और टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों की शुरुआत सबसे पहले 1900 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी, सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। और यही बात हम आगे करें 1920 ईस्वी में टीटी कॉलेजों की शुरुआत, टीटी जो कॉलेज हैं, टीटी की शुरुआत भारत में हो गई थी 1920 में। 1900 ईस्वी में टीटी कॉलेजों की शुरुआत अमेरिका में, 1920 ईस्वी में भारत में। तो इसी समय से 1900 ईस्वी से शिक्षा मनोविज्ञान एक अपने नए स्वरूप में उभर करके आता है और 1900 से 1920 ईस्वी तक भारत में फैल जाता है। और 1900 ईस्वी में इसके जो जनक हैं वो एडवर्ड ली थोर्नडाइक को माना जाता है। और एडवर्ड ली थोर्नडाइक के ऊपर प्रभाव जो है वो रूसो के एक पुस्तक एमिल, उस एमिल का प्रभाव पड़ता है। और उस एमिल में जो 3 बातें रखी गई थी वो भी आज के वर्तमान दौर में भी हम इसको फॉलो कर रहे हैं। अब इसी स्वरूप में देखिए हमारे सामने क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन आता है कि अभी तक हमने जो थोड़ा सा जितना पढ़ा है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पुट होते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई। हम पहले तो हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई, मनोविज्ञान का उत्पत्ति किस रूप में चली, उसके बाद किस किस क्रम में चला, उसके बाद शिक्षा के बारे में पढ़ा। अब शिक्षा मनोविज्ञान की जो शुरुआत है वो 1900 ईस्वी में हुई दोस्तों। और 1900 ईस्वी में हुई तो उसके जनक थे। और अभी वर्तमान तक हमने कितने जनकों के बारे में पढ़ा है, शुरुआत से लेकर के वर्तमान तक। इस तरीके से इनमें से क्वेश्चन, जैसे प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन थे, उसके बाद में सही जो प्लेटो के अनुसार ये कोलसैनी के अनुसार कौन थे और लुंडिन के अनुसार कौन थे, उसके बाद में हमने ये आगे चल करके विज्ञान का, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, उसी तरीके से हम पढ़ते आए जनकों में। तो वर्तमान में अगर हम यहां देखें
तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले शिक्षण और सिद्धांतों को जो लागू करने का काम करता है वो थोर्नडाइक करता है, एडवर्ड ली थोर्नडाइक। और एडवर्ड ली थोर्नडाइक का जो जो रूसो जो थे, एमिल नामक पुस्तक लिखी थी, उनका प्रभाव थोर्नडाइक के ऊपर पड़ा था और उसी प्रभाव को आज हम अपने वर्तमान दौर में देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रक्रियाएं यहाँ समाप्त होती है, जैसे मनोविज्ञान की उत्पत्ति, उत्पत्ति के बारे में शिक्षा, शिक्षा के बाद में मनोविज्ञान। अब हमारे पास शिक्षा मनोविज्ञान एक विषय उभर करके आता है और शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हम आगे के को पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के बाद में हम पढ़ते हैं बाल विकास को पढ़ते हैं, अधिगम को पढ़ते हैं, अधिगम के बाद बुद्धि, व्यक्तित्व और भी अन्य टॉपिकों को पढ़ते हैं। उससे आगे की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों इसी क्रम में हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं बाल विकास। बाल विकास में पढ़ा जाता है अवस्थाओं के बारे में, बालक का विकास किस किस क्रम में किस किस गति से चला, पहले अवस्थाएं जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में, और इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाल विकास के संबंध में। और बाल विकास के संबंध में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा भाषा के विकास में, उसके मानसिक विकास में, उसके शारीरिक विकास में, और सबसे ज्यादा शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, बालक गर्भावस्था में सीखता है कि नहीं सीखता, इस तरीके के दौर में हम पढ़ते हैं बाल विकास। बाल विकास में हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों बाल विकास में के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो 16वीं सदी तक बाल विकास के बारे में किसी ने कोई चर्चाएं नहीं की, बाल विकास के बारे में किसी प्रकार का कोई महत्व, उनका कोई योगदान नहीं रहा। लेकिन जब 17वीं शताब्दी आई, 17वीं शताब्दी में कोमेनियस हुए थे। कोमेनियस 17वीं शताब्दी में सबसे पहले कोमेनियस ने एक स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी 17वीं शताब्दी में सबसे पहले स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की गई। इन्फेंसी क्या है? शैशवावस्था का नाम है, यानी शिशु पाठशाला। हम ये कहें कि शिशु पाठशाला, शिशु पाठशाला। और वर्तमान दौर में यही शिशु पाठशाला किंडरगार्टन प्रणाली है, जो बालकों की खेल प्रणाली है, खेल खेल में जो शिक्षा है, उसी तरीके से स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की गई थी दोस्तों 17वीं शताब्दी में कोमेनियस के द्वारा। लेकिन इन्होंने उस समय 17वीं शताब्दी में ही उन बालकों के संबंध में शिशु पाठशाला की स्थापना करने के बाद लगभग कई वर्षों के बाद उन्होंने मुख्य रूप से 2 पुस्तकों की रचना की, 2 पुस्तकों की रचना की। और जो 2 पुस्तकों की रचना की, उन पुस्तकों में जो पुस्तकें थी वो चित्रमयी पुस्तकें थी, चित्रमयी पुस्तकें थी। उन पुस्तकों के अंदर जैसे बालकों को कुछ पढ़ाया जाता है था तो उससे पहले उस डायग्राम के ऊपर फोकस रखा जाता था और उसके बाद में उस जो शब्द था उसके ऊपर फोकस रखा जाता था। तो सबसे पहले कोमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी शिशु पाठशाला की स्थापना की और बाल विकास के क्षेत्र में एक नया योगदान इनका रहा। और इनके बाद में कई वर्षों तक कोई कार्य नहीं हुए। और लेकिन इनके बाद का जो काम, जो कोमेनियस के बाद का जो काम रहा वो रहा था पेस्टालॉजी का। दोस्तों 17वीं से 18वीं शताब्दी में, 17वीं के बाद 18वीं शताब्दी में जो काम किया बाल विकास के संबंध में वो पेस्टालॉजी ने किया। पेस्टालॉजी ने सबसे पहले बेबी बायोग्राफी लेख लिखा। और ये जो लेख लिखा गया था वो अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र के ऊपर लिखा गया था। और इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र के ऊपर जब बेबी बायोग्राफी लेख लिखा तो उस लेख को यूरोप के देशों में बहुत से देशों में बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने प्रकाशित करवाया। बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने इस लेख को प्रकाशित करवाया। और इन पत्र पत्रिकाओं में इस लेख को प्रकाशित करवाया तो वही एक इटली के डॉक्टर टाइडमैन,
इटली के डॉक्टर टाइडमैन पर प्रभाव पड़ा, इनकी पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव टाइडमैन पे पड़ा। और टाइडमैन बच्चों के डॉक्टर थे, बच्चों के डॉक्टर थे टाइडमैन। इन्होंने अपने लेख को इतना फैलाया, इतना प्रकाशित किया, उस लेख में इन्होंने अपने स्वयं के बच्चे के ऊपर प्रयोग करके उस बच्चे की विकास की प्रक्रियाओं को जाना कि बालक का जो विकास है वो किस किस दौर में किस किस गति से कार्य करता है। उसके बाद में पेस्टोलॉजी के विकास के ये लेख के बाद में 19वीं सदी में दोस्तों, अगली सदी आती है, अगली सदी में इन्हीं के जो लेख और इनके किए गए कार्यों के बाद का जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा श्रीमती हरलॉक पे, श्रीमती हरलॉक पे 19वीं सदी में। 19वीं सदी में बाल विकास के संबंध में श्रीमती हरलॉक ने कार्य किया। और जितने भी मनोवैज्ञानिक, जितने भी विद्वान लोगों ने पहले बाल विकास के संबंध में जो कार्य किए गए थे, उन बाल विकास के संबंध में उन कार्यों में एक ही बात सामने आई थी कि बालक का जो विकास है वो जन्म से लेकर के वृद्धावस्था यानी मृत्यु तक भी चलता रहता है। लेकिन लेडी हरलॉक ने इस बात को, श्रीमती हरलॉक ने इस बात को नकार दिया था कि जो विकास तुम कह रहे हो कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता है, नहीं, विकास जन्म से पहले भी प्रारंभ हो जाता है। यानी इनका क्या मानना था कि गर्भावस्था से बालक सीखना प्रारंभ कर देता है, यानी जन्म से पहले, जब जन्म नहीं लेता, 9 माह पेट में रहता, तभी भी बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। इन्होंने ही अपने अध्ययन में भारत के लिए एक बहुत बड़ी गौरवमयी बात यह रही दोस्तों, श्रीमती हरलॉक ने अपने अध्ययन में बाल विकास का जो अध्ययन हुआ, उस अध्ययन में भारत की 3 बातों को शामिल किया गया। भारत की जो 3 हम कहानियों के रूप में पढ़ते हैं, उन 3 बातों में सबसे पहले जो शामिल किया गया वो अभिमन्यु की बातों को शामिल किया गया, अभिमन्यु की बातों को। दूसरा सुखदेव मुनि की बातों को शामिल किया गया, सुखदेव मुनि। और तीसरा भक्त प्रहलाद की कहानियों को शामिल किया गया, भक्त प्रहलाद की कहानियों को शामिल किया गया। इनको शामिल करके इन्होंने ये बात साबित की कि बालक का विकास जन्म के बाद तो प्रारंभ चलता ही है, लेकिन जन्म से पहले भी बालक का विकास कहीं ना कहीं किसी न किसी गति, किसी दिशा में दौड़ता रहता है। उन दौड़ने की दिशा में उन्होंने अभिमन्यु की बात को अपने अध्ययन में शामिल किया और अभिमन्यु की बात को अपने अध्ययन में शामिल करके कहा कि अभिमन्यु जब गर्भ में था तो अभिमन्यु ने जब जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद उसने चक्रव्यूह की रचना कैसे की जाती है ये सब बातें उसको आती थी। चक्रव्यूह की रचना कैसे की जाती है ये बातें आती थी, लेकिन दोस्तों उसे चक्रव्यूह की रचना और उसके अंदर जाने की बातें याद थी, उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की बातें याद नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि जब अभिमन्यु की माता ये बातें सुन रही थी तो उस समय उसकी माता को नींद आ गई थी। इस वजह से उन्होंने चक्रव्यूह भेदन की क्षमता, उससे बाहर निकलने का ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। और इसी कारण से माना जाता है कि बालक का विकास जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। उसी तरीके से श्रीमती हरलॉक ने सुखदेव मुनि की बात को अपने अध्ययन में शामिल किया। सुखदेव मुनि जो थे, सुखदेव मुनि के बारे में ऐसा माना जाता है कि सुखदेव मुनि जन्म से ही, जब बालक सुखदेव मुनि का जन्म हुआ तो जो ज्ञान 16 वर्ष के बालक में होता है, जो ज्ञान 16 वर्ष के बालक में होता है, वो ज्ञान उन्हें जन्म के समय ही था। और ऐसा माना जाता है कि उनको भागवत पुराण की कथा जुबानी याद थी दोस्तों। और उस भागवत पुराण की कथा जुबानी याद थी। ऐसे साबित होता है कि महाभारत काल के बाद जो राजा परीक्षित हुए थे, महाभारत काल के बाद जो राजा परीक्षित हुए थे, वो राजा परीक्षित, उन परीक्षित जो कि एक धर्मराज युधिष्ठिर के पौत्र थे,
राजा परीक्षित हुए, वो धर्मराज युधिष्ठिर के पौत्र थे और उनको किसी श्रमदस से मृत्यु मिली थी, और उस श्रमदस की मृत्यु से बचाने के लिए सुखदेव मुनि ने 16 बार भगवत पुराण की कथा का वाचन किया। अब ये कहा जाता है कि उनकी माता ने पहले सुखदेव मुनि के जन्म से पहले ही उन कथाओं को सुना था, इसलिए हम यहाँ भी ये बात कह सकते हैं कि बालक का विकास जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाता है, न कि जन्म के बाद। तीसरा, भक्त प्रहलाद के बारे में उन कहानियों को शामिल किया गया। भक्त प्रहलाद की कहानियों को शामिल किया गया। उन भक्त प्रहलाद की कहानियों में ऐसा माना जाता है कि बालक जब जन्म लेता है तो उसमें लगभग जो गुण होते हैं वो अपने माता पिता से मिले जुले होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे माता पिता होते हैं उनके विपरीत गुण उनकी संतानों में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं इन तीनों स्वरूपों को देख करके कि बालक का जो जन्म है वो जन्म से पहले, बालक का जो विकास है वो जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। अतः श्रीमती हरलोक ने इनकी बातों को नकारा और कहा कि बालक का जो जन्म है, बालक का विकास है वो जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाता है और अंतिम स्वरूप तक चलता रहता है। धन्यवाद दोस्तों।